हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। माय नेम इज संगीता सहानी। फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है दैट इज़ जनरल इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आपको इसके इंपॉर्टेंस के बारे में तो पता है कि अगर आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, यूपीपीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो उसमें सी सेट में पूछा जाता है, राइट। आप एसएससी का कोई पेपर दे रहे हैं जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, तो इसमें ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। लेकिन मैंने देखा है कि बच्चों को इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो जो मैंने फील किया है कि बिगिनर्स जो होते हैं उन्हें लगता है कि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, उन्हें कैसे याद किया जाए, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिन्हें पढ़ना होता है। तो उस टाइम पे इतने सारे रूल्स को एक टॉपिक पे आपको 50 रूल्स मिल जाए कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, वहाँ पर वैसा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की कि उसको बहुत ही सिंपल वे में किस तरीके से पढ़ा जाए और उसको आगे हम कैसे माइंड में रिटेन कर सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है, मतलब सब्जेक्ट जैसा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को होना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग होगा, राइट। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चंस के हेल्प से चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है, और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि रूल्स हम पढ़ते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस फॉलो करते हैं तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा उसे डिफरेंट वे में करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, दिस मैंगो इज़ एन आ वेरी स्वीट। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि दिस मैंगो क्या है, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, इज़, राइट। नाउ नेक्स्ट ऐसा ही एग्जाम्पल है क्या कि दीज एप्पल्स इज़ एन आ वेरी स्वीट। तो दीज एप्पल्स क्या हैं, प्लूरल हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो हमारा प्लूरल होगा। थर्ड क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज़ हैव गॉन। तो देखिए यहाँ पे एक है कि आर्टिकल यूज़ हुआ है दी, और इसका क्या मतलब होता है कि सपोज़ किसी भी की क्वालिटीज़ के पहले अगर हम आर्टिकल लगा रहे हैं तो वो हम एक ही बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, दी प्रिंसिपल एंड टीचर, तो आप एक ही बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पे दी प्रिंसिपल एंड दी टीचर, मतलब दोनों के लिए आप अलग अलग आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्या है कि ये दोनों पर्सन अलग अलग है। तो जब दो अलग अलग हो जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, प्लूरल होता है, राइट। सपोज आपसे कोई मिलने आता है एंड यू गो टू योर फादर और उन्हें बोलते हो कि द इंजीनियर एंड राइटर, राइट, द प्रोफेसर एंड राइटर केम टू मीट यू। तो यहाँ आप एक बंदे के बारे में बात करें, लेकिन आप कहते हो कि दी प्रिंसिपल एंड दी राइटर, मतलब एक प्रिंसिपल भी आए हैं और एक राइटर भी आए हैं आपसे मिलने, तो दो लोगों की बात होगी। तो यहाँ हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्लूरल लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, एक ही आर्टिकल है, तो इसका क्या मतलब, एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है जो प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर। बट अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख लेते हैं, क्या लिखा है, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ। कह रहे एक ब्लैक है और एक वाइट है, मतलब दो अलग अलग गाय हैं। लेकिन अगर एक ही गाय के बारे में बात हो रही थी तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, अ ब्लैक एंड वाइट काउ, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब अलग अलग आर्टिकल हैं या आप खुद ही एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़े तो आपको खुद समझ में आया कि ये एक बंदे के बारे में बात हो रही है या अलग अलग। जैसे बार बार आप करें कि अ ब्लैक एंड अ वाइट, मतलब दोनों अलग अलग। अ ब्लैक एंड वाइट, तो मतलब एक ही बंदे के, एक ही गाय के बारे में बात हो रही है जो ब्लैक वाइट दोनों है, राइट। तो यहाँ पे अ ब्लैक एंड अ वाइट गाव है, मतलब दोनों अलग अलग गाय हैं, तो दो के लिए क्या होगा, प्लूरल, आर का यूज़ होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5, अब सेम ही है, दो तीन एग्जाम्पल ले लें सो दैट क्लियर हो जाए। दी प्रिंसिपल एंड दी टीचर, अब देखिए दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है क्योंकि दोनों के लिए हमने आर्टिकल अलग अलग यूज़ किया है, दी प्रिंसिपल एंड द टीचर। तो दो लोगों की बात हो रही है तो प्लूरल हो गया, क्या मतलब इसका कि वर्ब हमें प्लूरल यूज़ करना होगा, हैव गॉन। नाउ आप हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, वैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा साथ साथ रहती हैं, वो कभी अलग नहीं रहना चाहते। तो उन साथ साथ लोगों के लिए हम सिंगुलर चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टेडी, राइस एंड करी, समरी एंड सब्सटेंस, हॉर्स एंड कैरेज, पेन एंड मिल्क, अब सॉरी इंक। तो आप ये कहोगे कि अब यार ये तो रटना पड़ेगा, नहीं रटना की ज़रूरत नहीं, आप 2 से 3 बार रिवाइज करें, आपको ये अपने आप समझ याद हो जाएगा।
और इसका क्या मतलब कि जब भी आपके सामने ऐसी चीज़ें आएंगी तो आपको समझ में आएगा नहीं नहीं ये एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, राइट। तो ऐसे ऐसे जहाँ भी होते हैं वहाँ पे हम सिंगुलर यूज़ करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है राइस एंड करी। तो राइस एंड करी मतलब ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, तो इसके लिए हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे, इज टेस्टी डिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हॉर्स एंड कैरेज। अब जानबूझकर मिक्स किया सो दैट आपको पता चले। जैसे आप यहाँ ये भी कर सकते हो क्या कि जैसे द हॉर्स एंड द कैरेज, लेट सपोज दोनों अलग अलग रखे हुए हैं तो आप ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो उस केस में, लेकिन यहाँ पे द हॉर्स एंड कैरेज है और आपको पता है कि ये हमेशा साथ साथ आते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे, इज वेटिंग फॉर यू। नाउ नेक्स्ट है ईच बॉय एंड गर्ल वॉज वॉन्ट। देखिए हम पहले इस तरीके की चीज़ों को पढ़ लेते हैं, रूल समझ लेते हैं, बट लास्ट में हम इनको एक तरीके से समराइज करेंगे और समझेंगे कि किस चीज़ को हमें किस तरीके से याद करना है। तो हमें पता है जैसे ईच है, ईच कभी भी सेंटेंस में कभी भी आता है, उसमें प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, सिंगुलर यूज़ हुआ है, आपको कुछ भी नहीं सोचना, आंख बंद करके उसके लिए क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब। तो ईच बॉय एंड गर्ल वॉज वॉन्ट। ऐसे ही सेम है एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या एवरी आ गया, तो एवरी भी कहीं भी आपको सब्जेक्ट में मिलता है तो क्या करेंगे, आंख बंद करके इज लगाएंगे। इसी तरीके से ईदर नीदर कुछ भी एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम लोग ईच का है सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, एवरी भी सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं। सेम समबडी, नोबडी, एवरीबॉडी कहीं भी आता है तो आप को कुछ नहीं सोचना, वहाँ पे सिंगुलर यूज़ करना है। लेकिन अगर जैसे मैंने अभी बात किया कि ईदर और नीदर भी एज ए सब्जेक्ट यूज़ होता है तो आप सिंगुलर लगाएंगे, बट अगर उसमें ईदर और या नीदर नॉर आता है फिर क्या करेंगे हम, अब तो कन्फ्यूजन हो गया। तो क्या करेंगे, जो और वाले के बाद में जो सब्जेक्ट आ रहा है या वर्ब के पास में जो है उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 10 ईदर ही और आई इज ऑब्लिक एम एट फॉल्ट। तो देखिए वर्ब के पास में कौन सा सब्जेक्ट है, आई, तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगा देंगे, राइट। इधर ही और आई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या होगा, एम। तो इधर ही और आई एम फॉल्ट। अभी हम लोग रूल्स को समझ रहे हैं, आपको लगेगा कि यहाँ तो फिर से वही वाली बात होगी कि बार बार हम रूल्स पढ़ रहे हैं, फ़ायदा क्या हुआ। नहीं, तो हम पहले एक बार समझ लेते हैं, एक बार समरी हो जाए फिर लास्ट हम लोग क्लियर करेंगे इस चीज़ को हमें याद कैसे करना है, इससे आपको इतना ईजी लगेगा, राइट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नीदर यू नॉर ही इज ऑब्लिक आर एट फॉल्ट। तो अभी हमने बात की कि जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इज, नॉदर यू नॉर ही इज एट फॉल्ट। ना 13 है, सॉरी 12 ही हैज़ 2 sons ईदर इज और एबल टू डू द सम। अब देखिए हमने बात की थी कि जब भी ईदर नीदर कहीं भी एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस तो यहाँ पूरा हो गया, दूसरा सब सेंटेंस यहाँ शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर का यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की ईच, एवरी, ईदर, नीदर कुछ भी आता है सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, अगर ईदर नीदर तो हम वहाँ पे सिंगुलर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बिना सोचे क्या लगाना है, हमें इज लगाना है। नाउ नेक्स्ट है 13 ईच हैज़ हैव कम। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या करना है, सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 ईदर स्टूडेंट्स और स्टूडेंट हैज़ हैव टू कम। अब देखिए यहाँ पे दो कन्फ्यूज़न हो गई, यहाँ पे सब्जेक्ट भी सिंगुलर और प्लूरल चूज़ करना है, वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना है। तो देखिए जिस तरीके से ईच, एवरी, ईदर, नीदर आते हैं तो हम लोग वर्ब क्या करते हैं, सिंगुलर, उसी तरीके से सब्जेक्ट भी हमें सिंगुलर ही चूज़ करना होगा, राइट। तो देखिए ईदर यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है तो सब्जेक्ट भी क्या करेंगे हम, सिंगुलर, स्टूडेंट, और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर, ईदर स्टूडेंट हैज़ कम। ओके, नाउ नेक्स्ट है 15 ईच ऑफ देम वांट या वांट्स टू गो। तो अब देखिए जब भी अभी नेक्स्ट क्या है कि जब हम पढ़ रहे थे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, तो क्या था कि सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन ईच ऑफ
आता है। ईच ऑफ का क्या मतलब है? सपोज हम लोग किसी ग्रुप के बारे में ही बात कर रहे होंगे, ईच ऑफ यू ऑल, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे को लेकर के हम बोले ईच यू और ईच ही, नहीं, ऑब्वियसली हम लोग बहुत सारे लोगों के बीच में एक बंदे की बात कर रहे होंगे, एक एक बंदे की बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जब बंदे ज़्यादा हैं तभी तो हम लोग ईच ऑफ यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लूरल ही होना चाहिए हमेशा, ठीक है। ऑब्वियसली आप तो ऐसा नहीं कहेंगे कि एक ही बंदा है कमरे में बैठा और कह रहे हैं कि एक एक बंदे को यहाँ करना होगा और एक एक पर्सन को। जब वहाँ एक ही पर्सन है तो आप ईच यूज करने का क्या मतलब है? ऑब्वियसली ईच ऑफ, राइट, each of them, each of those apples, okay, these things like। तो वहाँ पे क्या करना है, इसका क्या मतलब है कि जब ईच इधर नीदर आ रहे हैं तो सब्जेक्ट हम लोग सिंगुलर यूज कर रहे हैं, लेकिन जब ईच ऑफ आ जा रहा है तो क्या मतलब है, सब्जेक्ट वहाँ पे प्लूरल। तो देखिए क्या है, ईच ऑफ देम, मतलब देम क्या है, प्लूरल, और ये यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो वो हमेशा प्लूरल ही होगा। लेकिन सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लूरल तो हो गया, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो क्या करेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग वांट्स लगा देंगे, ईच ऑफ देम वांट्स टू गो। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि जब भी ईच हमारा आएगा, मैंने पहले भी बोला था आंख बंद करके, वर्ब क्या करना है, हमें सिंगुलर के अकॉर्डिंग चूज करना है। नाउ 16, ईदर ऑफ यू इज ऑब्लिक आर टू बी रिवॉर्डेड। अब अगेन वही है कि यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, राइट। 17 देखते हैं, नीदर ऑफ देम, यहाँ पे अगेन वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, नोज बंगाली। 18 है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑब्लिक स्टूडेंट हैव टू कम। अगेन वही सेम एग्जाम्पल हो गया। तो हमें क्लियर है कि जब ईच ऑफ आ रहा है तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब हमेशा हमारा सिंगुलर होगा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, जो ये कह रहे हैं कि कुछ कलेक्टिव बॉडीज़ होते हैं उनको सिंगल की तरह हम ट्रीट करते हैं। जैसे पुलिस है, अगर एक पुलिस की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक पूरे बॉडी की बात कर रहे हैं, आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से जैसे बोर्ड हो गया, जूरी हो गया, म्यूजिशियन, बैंड हो गया, ये लोग क्या है, एक कलेक्टिवली बॉडी हैं। तो जब भी हम इनकी बात करते हैं तो इनके लिए हम लोग सिंगुलर यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उस बॉडी से, उस कलेक्टिव बॉडी से किसी बंदे की बात कर रहे हो और हर बंदे का अपना अलग इंडिविजुअल रिस्पॉन्स दिख रहा है उस सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम लोग प्लूरल यूज़ करते हैं। जैसे कि द बोर्ड हैज़ गिवन ए डिसीजन। अब देखिए कोई डिसीजन आता है, सपोज सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया जिसमें 5 जजेस थे, तो जूरी जब डिसीजन दे रही है तो वहाँ पे क्या हो गया कि सिंगल की तरह हम लोग ट्रीट करें कि सबने मिल के एक डिसीजन पे हामी भरी है, सबका डिसीजन एक फाइनली होकर आया है। लेकिन अगर वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ कोई डिस्प्यूट हो जाता है या कोई सपोज कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ, तो हर किसी बंदे का अपना अलग रिस्पॉन्स होगा वहाँ पे, या वो लोग डिसअग्री कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो हर बंदे का अपना अलग अलग है। तो जब भी आपको सेंटेंस में फील हो कि नहीं यहाँ पे बंदे अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं या उनके रिस्पॉन्स अलग अलग नोट किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग एज ए प्लूरल ट्रीट करते हैं। लेकिन जब आपको सेंटेंस से लगे कि नहीं यहाँ पर क्या है कि वो अकेले ही काम कर रहा है या पूरी बॉडी ने मिल के एक साथ काम किया है, एक टीम की तरह काम किया है, तो वो एज ए सिंगल यूज होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते क्या है, द बोर्ड हैज़ गिवन इट्स डिसीजन। तो सबने मिलकर एक साथ डिसीजन दिया, एक डिसीजन पे सब एग्री हुए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम हैज़ ही करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्या है, द जूरी वॉज वर डिवाइडेड इन इट्स देयर ओपिनियन। अब कह रहे हैं कि जो जूरी में जो 5 मेंबर थे या 10 मेंबर थे, उनके सबके ओपिनियन अलग अलग थे। तो क्या मतलब, अब यहाँ सबके ओपिनियन आपको नोट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सब लोग एक ही ओपिनियन पे अग्री कर गए। तो क्या हो गया कि वहाँ अगर सब एक ही ओपिनियन पे अग्री कर रहे हैं तो मतलब आप एज ए टीम यूज़ करोगे। लेकिन सब अलग अलग, सबकी अपनी अलग अलग राय है, तो क्या हो गया कि सब अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, सबका अलग अलग रिस्पॉन्स नोट किया जाएगा। तो यहाँ एक इंडिविजुअल बंदे का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है 21, ही इज द बॉय हु हैव हेल्प मी। अब देखिए जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ये हु जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉय को, तो इसके बाद जो वर्ब आता है वो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो बॉय है, सिंगल है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, वॉज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 22, I
हु इज़। अब देखिए मैंने अभी बात की कि जब भी हु आ रहा है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को, तो इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब हमारा होगा, क्या होगा, एम। आई हु एम योर फ्रेंड विल नॉट ज्वाइन यू एट द पार्टी। ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं, बट क्वेश्चन जब आता है तो हम बहुत लाइक घबरा जाते हैं कि यार इसका क्या होगा, या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम एक बार अगर पढ़े रहते हैं, या हमें बस समझने की ज़रूरत है कि ये हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को, राइट। नाउ नेक्स्ट है 23, अ नंबर ऑफ बॉय और बॉयज हैज़ ऑब्लिक हैव कम। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, दो हैं, ए अ नंबर ऑफ बॉय, दी नंबर ऑफ बॉय, ठीक है। तो यहाँ दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कि एक ग्रुप बैठा है जिसमें 20 लोग हैं, या 20 लोगों का ग्रुप है जो कहीं मार्च करने के लिए जा रहा है, तो आप क्या करोगे कि अ नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ मैन, राइट। तो आप उन सब की बात कर रहे हो, 20 लोगों की बात कर रहे हो, लेकिन कोई कहता है कि वो ग्रुप है जिसमें कितने लोग हैं, 20, तो क्या करोगे, दी नंबर ऑफ द पीपल। तो जो 20 है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा क्या मतलब है कि वो एक सिंगल है। तो इसी तरीके से जब अ नंबर ऑफ आता है तो पूरे बंदों की बात करता है, लेकिन जब द नंबर आता है तो द नंबर का क्या मतलब है, उसको सिर्फ इससे मतलब है कि उसमें कितने लोग हैं, उसको कभी कोई मतलब नहीं कि उसमें कौन है और क्या काम करता है, या कितने लोग, जैसे हर एक बंदे का इंडिविजुअल रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो द नंबर का क्या मतलब है कि उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है, कि वो कौन है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब हम अब इससे समझ में आ रहा है कि जब अ नंबर ऑफ आएगा तो हम जब हर किसी को नोट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। लेकिन कह रहे हैं द नंबर ऑफ, तो अभी हमने बात की कि इसको सिर्फ मतलब है कि भाई ग्रुप में कितने लोग हैं, कौन है इससे कोई मतलब नहीं है, राइट। तो जब अ नंबर ऑफ आएगा तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भी हमें चूज करना होता है, तो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल ही यूज़ करते हैं, मतलब दोनों में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। लेकिन अ नंबर ऑफ में क्या होगा, वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, बट दी नंबर में वर्ब हमारा प्लूरल नहीं होकर के सिंगुलर होगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं, हमें ग्रुप में कितने लोग हैं इससे मतलब है, ये नहीं कि कौन कौन है, ठीक है, या हर कोई क्या कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इतना बता दो कि उसमें कितने लोग हैं, तो उस नंबर से मतलब है। इसलिए दी नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 20, 30 और वट एवर इज इंक्रीजिंग। तो जब द नंबर ऑफ आए या ए नंबर ऑफ आए तो हमें बिना सोचे सब्जेक्ट को प्लूरल रखना है, लेकिन अ नंबर में वर्ब को प्लूरल रखना है, द नंबर में वर्ब को सिंगुलर रखना है। नाउ जो नेक्स्ट समझने की चीज़ है वो क्या, मेनी और गुड मेनी और ग्रेट मेनी। जब भी इस तरीके के आते हैं तो हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही प्लूरल यूज़ करते हैं, क्योंकि अब मेनी से समझ में आ रहा है कि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। लेकिन जैसे मेनी आ जाता है, मेनी के बाद ए आता है, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, मेनी स्टूडेंट ऑब्लिक स्टूडेंट, तो हमें डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल या सिंगुलर, तो ऑब्वियसली प्लूरल होगा, और वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग प्लूरल। अ गुड मेनी, म्यूजिशियन आएगा क्या, म्यूजिशियंस आएगा, हैव। लेकिन नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 27, मेनी अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, तो मेनी अ स्टूडेंट हैज़ बीन रिवॉर्डेड। नाउ नेक्स्ट अगेन है कि हमने बात की थी अभी, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नथिंग। तो हमेशा वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, जैसे एवरीवन वॉज रिवॉर्डेड। नाउ एक नेक्स्ट समझने वाली चीज़ क्या है, जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तो हम जो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू यूज़ करते हैं इसको काउंटेबल चीज़ों के लिए करते हैं, मतलब काउंटेबल नाउन के लिए जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, राइट। जैसे चीनी है, शुगर, वाटर और क्लॉथ, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनके मेजरिंग यूनिट्स अलग हैं, तो इसमें क्या करेंगे, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, राइट। तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू हमेशा काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, जबकि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। तो जब हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्लूरल होता है, लेकिन जब लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल आता है तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करते हैं।
जैसे 29 है, अ फ्यू बॉयज़, तो क्या करेंगे हम, हैव करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि बॉयज़ की बात हो रही है। अ लिटिल मनी, ठीक है, अनकाउंटेबल है, जबकि कहते हैं पैसे तो हम गिन सकते हैं, लेकिन हम मनी को अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करते हैं, तो वॉज स्पेंट। नेक्स्ट है क्या, अब ये समझने वाली बात हो गई क्या, जैसे हमने पढ़ा था ईदर और नीदर नॉर, तो जो सब्जेक्ट वर्ब के पास में होता था उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करते थे कि वर्ब कैसा होगा, राइट। ऐसे अब ये बहुत सारे शब्द हैं, अब आप कहेंगे कि इसे रटा कैसे जाएगा, हम बस एक बार पढ़ते हैं फिर इसको ट्रिक याद करेंगे कि कैसे याद करेंगे इसे। एज वेल विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, addition to, rather than, and not, besides, like, except, accompanied by, headed by, led by, governed by। तो इस तरीके के शब्दों से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों, जैसे इधर और नीदर नॉर में भी दो सब्जेक्ट जुड़ रहे थे, इसी तरीके से जब इस तरीके के शब्दों से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब कैसा होगा, फिर क्या करते हैं, वर्ब हमेशा जो उससे दूर वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चूज करते हैं, राइट। अब कह रहे हैं कि अब बहुत कंफ्यूजन हो गई कि इधर और नीदर नॉर में जो उसके पास था और इन सब शब्दों में तो कौन सा हम याद करें, बड़ा इतने सारे शब्द कैसे याद होंगे। तो मेरा तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि मैं इधर और नीदर नॉर के फॉर्मूले को रट लेती हूँ, ठीक है, और जितने शब्द उसके अलावा आते हैं जो वर्ब होगा वो हमेशा जो उससे दूर वाला है या जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं चूज कर दूंगी। या तुक्का लगा के देखते हैं, जैसे सचिन एज वेल एज हिज सिस्टर्स इज आर कमिंग। अब देखो यहाँ पे इधर और नीदर नॉर नहीं है, कुछ और शब्द है, मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ, ठीक है, हम एग्जाम पर्पज से याद कर इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये ना सोचे कि तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम पर्पज से कहने का मतलब ये कि हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में सही होने चाहिए। तो देखिए अब ये शब्द है, मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं, अरे यार ये एज वेल एज है, इसके अकॉर्डिंग क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है। हमने इधर और नीदर नॉर देख लिया कि जब भी इन दो शब्दों से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चूज कर लेंगे। उसके अलावा कोई भी शब्द दो सब्जेक्ट को, सचिन और हिज सिस्टर्स को, या कोई भी दो सब्जेक्ट को जोड़ता है तो जो दूर वाला है या जो पहले वाला सब्जेक्ट है मैं उसके अकॉर्डिंग वर्ब को चूज कर लूंगी। जैसे सचिन एज वेल एज हिज सिस्टर, तो अब इधर और नीदर नॉर नहीं है, पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इधर और नीदर नॉर के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो वर्ब है उसके पास वाले सब्जेक्ट हिज सिस्टर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ और है, तो मैं क्या करूँगी कि जो पास जो उससे दूर वाला है या जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं वर्ब को चूज करूँगी। तो क्या होगा, इज, सचिन एज वेल एज हिज सिस्टर इज कमिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 32, स्टूडेंट्स विद देयर टीचर्स। अब देखिए यहाँ फिर से विद देयर है, अगर लेट सपोज मुझे याद नहीं है कि विद देयर के साथ भी जो दूर वाला होता है तभी हम करेंगे, तो याद करने की जरूरत ही नहीं, मैंने बोल दिया किसी भी शब्द को याद ही मत करो, बस इधर और नीदर नॉर के रूल को याद कर लो कि उसके पास वाला का यूज होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इधर और नीदर नॉर नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चूज कर लेंगे, क्या हो जाएगा, इज, सॉरी स्टूडेंट से प्लूरल है तो आर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वही है नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद दीज वर्ड देन वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। नाउ 33, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स हैव कम। अब फिर से मैंने इसे ले लिया सो दैट कन्फ्यूजन ना हो, फिर से क्लियर हो जाए। तो क्या करेंगे, अब यहाँ नीदर नॉर है तो पास वाले के अकॉर्डिंग या जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आएगा, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैव। 34 है, ईदर यू और ही, अब पास वाला कौन सा है, ही, या दूसरा कौन सा है, ही, तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चूज करेंगे क्या, इज, ठीक है। नाउ 35, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है, तो हमने पहले ही बात की थी कि जो भी कलेक्टिव बॉडी किसी सिंगल चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, जैसे यहाँ एक बैंड की बात हो रही है, एक टीम की बात हो रही है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे, हैज़, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। 36, 50 किलोमीटर्स। अब देखिए, अब कहेंगे कि 50 किलोमीटर्स की बात हो रही है, इज़ आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो अब आप देखो कि यहाँ 50 किलोमीटर्स को भी हम लोग सिर्फ नंबर्स में यूज़ कर रहे हैं, हम लोग चल के नहीं जा रहे हैं 50 किलोमीटर्स या कुछ भी कर रहे हैं, हम यहाँ पर उसके सिर्फ नंबर को यूज़ कर रहे हैं अपने शब्दों में बयान करने के लिए कि लाइक 50 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, आर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कहेंगे हम, ठीक है।
क्यों? क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ नंबर से मतलब है, उसमें एक्चुअल में उसका क्या मतलब है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ उसके नंबर से मतलब। जैसे हमने 2 नंबर की बात की थी, तो यहाँ पे 50 किलोमीटर से, तो यह क्या करेंगे हम लोग, इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, राइट। सेम क्या होगा 5000, जैसे 5000 किसी कहीं आप खर्च कर देते हो, तो आपने कि रुपए को उसमें खर्च किया है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, 5000 वर स्पेंड, लाइक। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि 5000 इज आर अ बिग अमाउंट, तो अगेन यहाँ पे सिर्फ नंबर से मतलब है हमें, ठीक है। 5000 का आपने क्या किया डजंट मैटर, हम यहाँ सिर्फ नंबर से मतलब है कि वो 5000 रुपये हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंगल जो वर्ब होगा, सिंगुलर जो होगा उसको यूज करेंगे। 5000 इज अ बिग अमाउंट, राइट। नाउ नेक्स्ट है 34, 4000 हैव बीन स्पेंट। अब देखो 4000 में 4000 था, आपने एक एक रुपये को खर्च कर दिया, इसका क्या मतलब है, हर एक का अपना अलग अलग परफॉर्मेंस था, हर एक, ठीक है, हर एक बंदे की या जो हर एक रुपए है उसके कोऑर्डिनेशन को या उसके कंट्रीब्यूशन को आप नोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 4000 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैव बीन स्पेंट। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ सिर्फ नंबर से मतलब है, नहीं, अब तो 4000 रुपये की वैल्यू मुझे समझ में आई क्योंकि मैंने खर्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब है, लेकिन हम सिर्फ शब्दों की, सिर्फ हमें उसके नंबर से मतलब कि 4000 रुपये रखे हैं, तो दैट इज सिंगुलर, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और शब्द हैं जैसे मैथमेटिक्स। अब जिसको लगता है कि बाद में यस लग गया तो प्लूरल हो गया, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब क्या है, सब्जेक्ट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमेशा सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, हिज मैथमेटिक्स आर गुड। तो यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही तो हम लोग आर लगाएंगे, इस नहीं लगाएंगे। नाउ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो होते देखने में सिंगुलर लगते हैं बट वो प्लूरल होते हैं, जैसे कैटल, पीपल, पिजेंट्री, पुलिस, क्लर्गी, जेंट्री। तो इनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग। नेक्स्ट है जैसे अदर और अनदर में हम कंफ्यूज होते हैं, तो जब भी अदर की बात हो रही है तो हम यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे कि अदर में 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, एक ही लोग हैं, तो हम हमेशा सब्जेक्ट जो वर्ब होता है वो प्लूरल यूज़ करते हैं। लेकिन अनदर जब यूज़ होता है तो हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो जैसे जब भी आप को ऐसे शब्द मिले जहाँ पे अदर या अनदर यूज़ हो रहा है तो बिना सोचे समझे आपको सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करना है, अनदर के साथ, अदर के साथ प्लूरल यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक हमें चीज़ मिलेगी, क्या, देयर। देयर के अकॉर्डिंग, देयर का मतलब होता है कि देयर के बाद में जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। जैसे स्कूल है, स्कूल्स है, अगर आप स्कूल चूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। स्कूल्स चूज़ करते हैं तो प्लूरल। लेकिन आप ये देखो यहाँ पे बीच में क्या है, अनदर। तो अनदर के लिए क्या हम सिंगुलर नाउन ही यूज़ करेंगे, तो क्या करेंगे, हमें वी आर बाउंड नाउ कि हमें सिंगुलर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देयर इज़ अनदर स्कूल नियर द सोसाइटी। नाउ जैसे हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ कोई भी आर्टिकल लगाते हैं तो वो एज ए प्लूरल बिहेव करता है। जैसे जैसे दी पुअर, दी रिच, या किसी की सरनेम के साथ आप द लगा देते हो तो वो पूरी फैमिली की बात करता है, राइट। तो जैसे हम लोग देख लें, दी रिच, दी ओल्ड, दी पुअर, दी यंग, दी इंग्लिश, द फ्रेंच, राइट। तो यहाँ एक पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने लग जाता है। तो इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, इसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे द पुअर इज आर ऑनेस्ट, क्या होगा, आर ऑनेस्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरा शब्द आ गया, क्या, ऑल या सम। तो इन दोनों के साथ बहुत ही क्लियर सा फंडा है कि अगर काउंटेबल नाउन आता है तो हम प्लूरल यूज़ करेंगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन अनकाउंटेबल आता है तो हम सिंगुलर रखेंगे वर्ब और सब्जेक्ट को, राइट। जैसे सम एनिमल्स इज़ आर फेथफुल। तो जब एनिमल्स हमने यूज़ किया है, काउंटेबल है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। सम वाटर, और वाटर अनकाउंटेबल है तो हमें वर्ब सिंगुलर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि जब आपको ये शब्द मिले, लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 1/3 ऑफ, हाफ ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ,
तो और अ गुड डील ऑफ। तो जब भी कोई किसी शब्द के साथ, जैसे सम ऑफ हमने पढ़ा, सम के बारे में पढ़ा था, सम या ऑल, कि जब प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो हम वर्ब प्लूरल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने ईच एवरी के साथ यूज़ किया था कि हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब भी इनके साथ, जैसे हमने पढ़ा कि ईच ऑफ, तो सब्जेक्ट क्या यूज़ कर रहे थे हम लोग? प्लूरल यूज़ कर रहे थे, ईच ऑफ देम। इसी तरीके से जब भी किसी शब्द के साथ ऑफ लग रहा है तो मतलब वो किसी ग्रुप से किसी बंदे को सेलेक्ट कर रहे हैं, या किसी ग्रुप से एक नंबर को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं, या पूरे ग्रुप में हर एक बंदे की बात हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब भी इस तरीके के शब्द आए और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, क्योंकि हमने सम ऑफ, ऑल ऑफ के बारे में पढ़ा था, तो उसी तरीके से क्या, लॉट्स ऑफ, इन सब चीज़ों को भी हम ऐड करेंगे सम और ऑल के साथ भी, कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। मतलब सेम है सम और ऑल की तरह, बस इसमें ऑफ लग गया। तो कह रहे अ लॉट ऑफ बुक्स है तो वर्ब हमारा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। अ लॉट ऑफ मिल्क, अब देखिए मिल्क क्या है यहाँ पे, अनकाउंटेबल है, जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा हमारा। प्लेंटी ऑफ शुगर्स, तो शुगर यहाँ पे अनकाउंटेबल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब हमारा सिंगुलर होगा ना। नेक्स्ट क्या है कि बात कर रहे हैं क्या, ट्राउजर, पैंट, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, शूज, ग्लासेस, गॉगल्स। से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये होता तो एक ही है, लेकिन हमेशा हम इसको प्लूरल ट्रीट करते हैं क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं, गॉगल्स में दो होते हैं, ठीक है। वो हमेशा प्लूरल की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे द सीजर, आर शार्प करना पड़ेगा हमें, ठीक है। लेकिन जब भी इनके साथ अ पेयर लग जाए, अ पेयर ऑफ ट्राउजर, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है, तो इनके साथ क्या हो जाता है कि हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाता है, कि आप यहाँ पर एक पेयर की बात कर रहे हो आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, मोर देन वन। कह रहे जब भी मोर देन वन आता है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे मोर देन वन एनिमल हमें यूज़ करना पड़ेगा सिंगुलर, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन इसका एक ऑब्जेक्शन भी क्या है, एक्सेप्शन, कि जैसे मोर देन, कह रहे हैं कि मोर बुक्स, मतलब जब बुक देन से पहले आ जाए, कह रहे हैं तो आप उसको बार बार पढ़ोगे आपको खुद समझ में आएगा। मोर बुक्स मतलब ज़्यादा बुक्स की बात हो रही है, मोर बुक्स देन वन, तो यहाँ पे वर्ब हमें प्लूरल यूज़ करना होगा, राइट। मोर बुक्स देन वन, जब हम मोर देन वन बुक्स कर रहे थे तो हम सिंगुलर यूज़ कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्या है, मैन आफ्टर मैन। जब भी जैसे प्रिपोजिशन के साथ दो सेम तरीके के सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो दोनों को हम सिंगुलर रखते हैं। जैसे मैन आफ्टर मैन लिखेंगे, मैन आफ्टर मैन नहीं करेंगे, मैन आफ्टर मैन। मंथ्स आफ्टर मंथ्स नहीं करेंगे, मंथ आफ्टर मंथ होगा, और हमेशा ये सिंगुलर की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। तो मैन आफ्टर मैन इज कमिंग। देयर वॉज व फार्मर्स इन द फील्ड, हमें पता है कि देयर के साथ जो बाद में सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब, क्योंकि फार्मर्स क्या है, प्लूरल। अब इसी अकॉर्डिंग दूसरा भी, देयर इज आर अ लायन, तो अ लायन क्या है, सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग हमें इज यूज करना होगा। इसी तरीके से सेम क्या है, इट की बात कर रहे हैं हम लोग, इट वॉज वर मोनू एंड पायल। तो यहाँ पे हम एक याद करने की ज़रूरत क्या है कि इट के बाद हमेशा हम लोग सिंगुलर यूज़ करते हैं, चाहे वर्ब कितने भी हों। इसका क्या मतलब कि जैसे हमारा देयर था तो देयर के बाद वाले जो सब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे हम वर्ब उनके अकॉर्डिंग चूज़ कर रहे थे, लेकिन इट के साथ ऐसा नहीं होता। इट के साथ हमेशा हम सिंगुलर यूज़ कर सकते हैं। बोलते जैसे इट वॉज यू, इट वॉज दैम, तो हमेशा सिंगुलर यूज़ होगा। इट वॉज, तो इस वाले क्वेश्चन में ये क्लियर हो गया क्या कि 56, इट वॉज Monu and Payal. It is these students that came on time. अब नेक्स्ट क्या है, जैसे हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, बिफोर, आउटसाइड, ये जो वर्ड्स होते हैं ये नेगेटिव मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नेगेटिव मीनिंग देते हैं। तो इस तरीके के जब सेंटेंस, इस तरीके के वर्ड से जब सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। जैसे नेक्स्ट क्या है, सेल्डम डज ही विजिट मी, तो डज हेल्पिंग वर्ब है तो वो ही से पहले आ गया। हार्डली, डू और डज, तो डज ही यूज करेंगे क्योंकि शी के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। नाउ 60, आउटसाइड द इंस्टीट्यूट वॉज वर स्टैंडिंग अ स्टूडेंट। अब देखो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। पहली बात तो आउटसाइड द इंस्टीट्यूट लिखा है, आउटसाइड वर्ड यूज हुआ है, तो नेगेटिव मीनिंग या ये शब्द हम जैसे यूज़ कर रहे थे, हमने पढ़ा कि इसके साथ हम क्या करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है
नेक्स्ट है आउटसाइड द इंस्टीट्यूट वॉज स्टैंडिंग ए स्टूडेंट। तो हम अभी हमने पढ़ा कि जब भी आउटसाइड यूज़ करेंगे हम लोग या किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगा। लेकिन अब इनमें से कौन सा आएगा ये कैसे डिसाइड होगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे ए स्टूडेंट लिखा है तो हम वॉज करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ स्टूडेंट्स लिखा होता तो हम वर यूज़ करते। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, वॉज आएगा। आउटसाइड द इंस्टीट्यूट वॉज स्टैंडिंग अ स्टूडेंट। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये हेल्प करेगा आपको। जो भी आपको इसमें कुछ गलतियाँ लगती हैं या कोई भी फीडबैक है, सो प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट, ओके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।